नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं एक बेहद ही खास मेहमान। जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जब भी वो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, तो किसी ना किसी को रोल मॉडल मानते हैं। और आज जो शख्सियत हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी जर्नी बेहद ही इंस्पायरिंग है। उनकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग है। फैन फॉलोइंग कह सकते हैं क्योंकि ही इज कंसीडर्ड एज पीपल्स ऑफिसर। आज हमारे साथ डॉक्टर नितिन शाक्या, currently posted as Assistant Commissioner, अंडमान एंड निकोबार। मैं स्वागत करती हूँ सर आपका स्टडी आईक्यू पे। Yes, thank you very much. सर बहुत खुशी है कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन में हैं और मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगी। एक जर्नी शुरू हुई एक गवर्नमेंट स्कूल से, फिर आपने एमबीबीएस किया, एमडी इन एनेस्थीसिया किया और उसके बाद आज आप एक आईएएस ऑफिसर। किस तरीके से आप अपनी ये जर्नी देखते हैं? जर्नी काफी ज्यादा रफ भी कह सकते हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं और काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग भी कह सकते हैं। फ्रॉम अ एवरेज स्टूडेंट इन स्कूल टाइम to becoming a doctor, then cracking the UPSC exam after repeated failures, then becoming the SDM in one of the most sorted of district that was the New Delhi district, and now in Andaman Nicobar. So the whole journey has been very beautiful, and मेरे को काफी कुछ learn करने को मिला है, and वही चीज I want to share with the aspirants कि whatever there might be hurdles, they can learn from my failures and how to become a bureaucrat despite having facing different hurdles, or despite having facing different language barriers or time constraints, or you can say many kinds of barriers which average student faces. So such kind of barriers can be overcome, and he can easily crack the UPSC civil service examination and secure a good rank and become a bureaucrat and fulfill his dreams. ऐसा कई बार होता है कि माता पिता अपने बच्चों को बचपन से इंस्पायर करने के लिए कहते हैं और जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो कहते हैं कि आपके रिजल्ट डिफाइन नहीं करते हैं 10th और 12th के, आपके अंदर कितना डिटर्मिनेशन है वो डिटरमाइन करता है कि आपके आगे की जिंदगी क्या होगी। और कई बार एक एग्जाम्पल देते हैं कि किसी ने 10th में अच्छा स्कोर नहीं किया जो आईएएस ऑफिसर है। आपकी जर्नी एकदम सिमिलर है। प्री बोर्ड के आपके नंबर बहुत अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से आपको एडमिशन नहीं मिल रहा था, फाइनल एग्जामिनेशन बोर्ड का नहीं दिया जा रहा था। वहां से लेकर के अब जब आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, वो जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। सभी इस वाक्या को कहीं ना कहीं कोट करते हैं, इसके बारे में आप बताएं। देखिए 12th क्लास के पहले प्री बोर्ड्स होते हैं, उसके बाद आप बोर्ड्स के एग्जाम्स देते हैं। तो बेसिकली अगर आपके प्री बोर्ड्स में मार्क्स आपके कम होते हैं, सो यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन द बोर्ड एग्जाम्स। हमारे टाइम में इस तरह का होता था। सो जो हमारे क्लास टीचर होते थे उन्होंने देखा कि भाई ये तो प्री बोर्ड में इसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो उन्होंने मेरे को एडमिट कार्ड देने से मना कर दिया था। देन आई वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि घर पे क्या बोलूँगा, आपको एग्ज़ाम देने ही नहीं दिया जा रहा है। तो समहाउ घर वालों को मैंने बताया, तो घर वालों में मेरी मदर ने थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा डांटा। देन वो स्कूल टीचर के पास आई, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि एटलीस्ट एक बार तो बच्चे को बैठने दिया जाए। तो मेरे को उनकी रिक्वेस्ट की वजह से एक अटेम्प्ट मिला 12th क्लास में, जो मेन एग्ज़ाम था उसमें बैठने का। और उस वक्त मैंने काफ़ी मेहनत करी, डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाई। उसके बाद आई वॉज एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स इन 12th एग्जामिनेशन, एंड उसके बाद ही मेरे जो मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम था वो भी मैंने सेम ईयर में ही क्रैक किया। तो ये ड्रास्टिक चेंज कैसे आया, मैं जानना चाहूंगी। और क्योंकि बहुत लोगों को इंस्पायर भी करेगा, क्योंकि हर्डल्स होती हैं, ये एक हर्डल थी। हाँ हर्डल थी, लेकिन आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपको मिल ही जाता है। कई बार होता है कि आप अंधाधुंध बस पढ़ाई करे जा रहे हैं, फेलियर्स आएंगे, आप हार के बैठ जाएंगे। लेकिन जैसे कि मेरी मदर वहाँ पे गई, तो वो जो मदर ने रिक्वेस्ट करी उस चीज़ ने मेरे को मोटिवेट किया कि अगर मेरी मदर वहाँ पे आके रिक्वेस्ट कर रही है तो मेरे को कुछ करना चाहिए और उनको सही प्रूव करना है मुझे। अगर उन्होंने एक कमिटमेंट करी है कि आप बच्चे को एग्जाम देने देंगे तो ये पास होगा, अच्छे मार्क्स लेके आएगा, तो ये चीज़ मेरे को प्रूव करनी है। ऐसा ना हो कि भाई मेरी मदर की बात जो है वो गलत प्रूव हो जाए। तो मैं बस ये ना कि मेरा ये कहना है कि आपको लाइफ में ना अलग अलग जगह पे मोटिवेशन मिलते रहते हैं। इनफैक्ट कोई आपको क्रिटिसाइज भी करता है, उसको भी आप एज अ मोटिवेशन लेंगे
तो आप लाइफ में जरूर सक्सेसफुल रहेंगे। सर आपने जहाँ से एमबीबीएस भी किया वो भी वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज है, मौलाना आजाद। अब फिर किस तरीके से रुझान आया सिविल सर्विसेज के लिए? मैंने पहले एमबीबीएस किया, उसके बाद मैंने एमडी किया था एनेस्थीसिया में। आफ्टर दैट आई वर्क इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स लाइक लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल, ILBS हॉस्पिटल, एंड लास्टली आई वाज वर्किंग इन जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सो ड्यूरिंग जब मेरी वर्किंग थी हॉस्पिटल्स में, तब मेरे को सोसाइटी के लिए काफ़ी लार्ज स्केल पे काम करने का मन करता था। तो आई ज्वाइंड टू एनजीओज, काफ़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके भी सोशल इश्यूज के ऊपर काम किया। लेकिन वो जो वर्क स्पैन था, जो इम्पैक्ट था, वो उतना ज़्यादा नहीं हम पहुंचा पा रहे थे सोसाइटी में। अगर एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज के ऊपर काम करना था या न्यूट्रिशन के इश्यूज के ऊपर ब्रॉड स्केल पे काम करना था, वो नहीं पहुंचा पा रहे थे। डॉक्टरी में ये था कि आप कुछ पेशेंट्स को आप अच्छा कर सकते थे, ऑल्दो दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट। लेकिन जो ब्रॉड स्केल वाला जो मेरा कैलिबर था या जो मेरी थिंकिंग थी, उस चीज़ को कहीं ना कहीं हर्डल आ रहा था। देन आई थॉट कि इसके लिए शायद हो सकता है मैनेजमेंट स्किल्स की शायद कमी हो। सो आई अपियर्ड फॉर MBA। तो एग्जीक्यूटिव MBAs होते हैं। सो मेरे को ISB का भी ऑफर आया था, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का, एंड IIM अहमदाबाद का भी ऑफर आया था। लेकिन फीस उसमें काफ़ी ज़्यादा थी, अराउंड 40 lakhs के अराउंड फीस होती है। सो वो ऑप्शन मेरे को सूट नहीं किया कि इतना ज़्यादा फीस लोन लेके देना और फिर उतना रिटर्न ना आना, और काफ़ी ज़्यादा गेस्टेशन पीरियड था। सो आई थॉट कि UPSC में आपको पैसा भी नहीं लगेगा, और आपका जो लेवल होगा जो जॉब करने का, उसमें आप काफ़ी अच्छे लेवल पे आप इम्पैक्ट कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट के पैसे हैं उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करवा सकते हैं। एंड यू विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर यू कैन से मोर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ डूइंग थिंग्स एट ग्रास रूट लेवल। तो ये चीज़ें मेरे को दिमाग में आई, तो उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो जब यूपीएससी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इट इज एन एग्जामिनेशन दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट। सेम वाज विद यू, आपने भी एग्जामिनेशन को पहले अटेम्प्ट में नहीं क्लियर किया था। हर अटेम्प्ट में क्या सीखा, गलतियों से क्या आगे बढ़े, और आज आप एक IAS ऑफिसर हैं? मैंने तो ये सीखा है कि किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरे को इंटरव्यू कॉल आई थी। सो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने इतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ नहीं दिया था, थोड़ा बहुत पढ़ के दिया था, इंटरव्यू की कॉल आ गई थी, तो मुझे काफ़ी इजी लगने लगा था UPSC का एग्ज़ाम, कि इतना करने पे अगर मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया हूँ तो थोड़ी बहुत और मेहनत करूंगा तो क्रैक हो जाएगा। बट उसके बाद मेरे रिपीटेड फेलियर्स आने लगे कि कभी प्रीलिम्स ही मेरा पास नहीं हुआ, उस स्टेज पे भी मैं आ गया था। तो तब मेरे को रियलाइज हुआ कि एग्ज़ाम एक स्ट्रेटजी से दिया जा सकता है। आप किसी भी एग्ज़ाम को हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर इंटरव्यू कॉल आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम इजी है। UPSC का एग्ज़ाम, UPSC में बहुत अच्छे लेवल की मेहनत चाहिए, क्वालिटी स्टडी चाहिए। तो वही मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में उसके ऊपर फोकस किया, फिर मेरा सिविल सर्विस में सिलेक्शन हुआ। सर हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं और हम तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, एक इंग्लिश का सेशन है, और जो भी इंग्लिश मीडियम से नहीं है, उनका बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा दे डू नॉट फाइंड देम पार और एट लेवल विद द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। आपने इसको कई बार एम्फेसिस किया है कि आपकी लैंग्वेज डिफाइन नहीं करती आपके सक्सेस को। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। हाँ, लगता है कि हिंदी में आप लैग कर रहे हैं। जैसे कि मेरा जो स्कूलिंग थी वो हिंदी मीडियम में हुई थी, और फिर मैंने MBBS इंग्लिश मीडियम में किया। लेकिन जो फ्लुएंसी होती है वो अभी भी मेरी, वो इंग्लिश की फ्लुएंसी उतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि दूसरों की फ्लुएंसी होती है। तो मेरे को भी कई कई बार लगता था कि जब इंटरव्यू बोर्ड में जाऊंगा तो वो आपसे ये कहेंगे कि आपने MBBS तो आपने इंग्लिश मीडियम में करी है, तो आप इंटरव्यू भी आप इंग्लिश मीडियम में दीजिए। बट मेरे को वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिंदी मीडियम में कंपेरेटिवली ज़्यादा था एज कम्पेयर टू इंग्लिश। तो मैंने जो इंटरव्यू का मीडियम था उसको हिंदी चूज किया, और जो रिटन मीडियम था वो मेरा इंग्लिश मीडियम था। तो मैंने एक तरह से दोनों को ही यूटिलाइज किया था। इनफैक्ट इंटरव्यू के टाइम भी मेरे से पूछा गया था कि आपने हिंदी को क्यों चूज किया है, तो आई वॉज एबल टू गिव सेटिस्फैक्ट्री उनको आंसर दे चुका था कि हाँ, इसलिए मैंने हिंदी को चूज किया। एंड जो हिंदी में मेरे इंटरव्यू के मार्क्स आए थे हिंदी मीडियम से इंटरव्यू देने के बाद, तो वो ठीक ठाक थे एज कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम। सो इट डिपेंड्स कि आपको अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस किस लैंग्वेज से है।
इनफैक्ट जो रिटन का भी एग्जाम होता है उसमें अगर आप हिंदी के कोई भी विषय लेते हैं उसमें अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप उससे आप दीजिए, बजाय इसके कि जो एक भेड़ चाल चलती है कि नहीं इंग्लिश मीडियम ही लेना है, इंग्लिश मीडियम ही लेना है और उसके अकॉर्डिंग चले। सो आपको अपने कैलिबर को एनालाइज करना है कि आपका कैलिबर क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम को दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप मीडियम को चूज करिए। बिल्कुल सर, और सभी के लिए एक बार और मैं ये बात रिपीट करना चाहूंगी कि कोई भी माध्यम आप चुने जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं उसी को अपना माध्यम बनाए और इस एग्जामिनेशन को लेकर आगे चलती हूँ और बात करती हूँ वर्किंग प्रोफेशनल। आप भी वर्किंग प्रोफेशनल थे जब आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाह रहे थे। बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो उनके लिए क्या स्पेसिफिक टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए इस एग्जाम, बिकॉज दिस एग्जामिनेशन रिक्वायर्स अ लॉट। यस, एक्चुअली क्या होता है ना, वर्किंग प्रोफेशनल्स को सबसे ज्यादा क्वेरी ये होती है कि उनके पास टाइम नहीं है। एक वर्किंग प्रोफेशनल से तैयारी कर रहे होते हैं और एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या फिर कोई फुल टाइम स्टडी कर रहा है वो तैयारी कर रहा होता है। तो उनको लगता है कि वो जो फुल टाइम स्टडी कर रहा है तो वो उससे आगे निकल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। इट इज ऑल अबाउट क्वालिटेटिव स्टडी, आप कैसे करते हैं। इसका सबसे इजी एग्जांपल मैं ये दूंगा कि अगर आपको कोई काम करना है और आपको 1 महीने का टाइम दिया जाए तो उस काम को आप 1 महीने में ही करेंगे। और सिमिलरली अगर सेम काम को हम बोल दें कि आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है तो आप 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि आपने एग्जाम में भी देखा होगा, जब आपके एग्जाम्स पास आ रहे होते हैं तो आपके जो चैप्टर्स होते हैं वो जल्दी जल्दी आप पढ़ के कंप्लीट कर लेते हैं, और एग्जाम से पहले आपका एक ही चैप्टर पढ़ने में आपको पूरा हफ्ता लग जाता है। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि इट डजेंट मैटर कि आपके पास कितना टाइम है, इट ओनली मैटर्स कि आप उस टाइम को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कैसे यूज कर रहे हैं। सो वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं उनको ये भ्रम बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उनके पास टाइम की कमी है। इनफैक्ट मैं आईसीयू में जॉब करता था, उसके बाद भी मैंने पढ़ाई करी और एग्जाम क्रैक किया। तो सिमिलरली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनको ये ध्यान रखना है कि जो भी उनके पास टाइम है उसको इफेक्टिवली यूज करना है। सैटरडे संडे जो होता है वो वर्किंग प्रोफेशनल के पास मिलता है, तो उसको वो पूरा अच्छे से यूटिलाइज करें। जो हॉलीडेज होते हैं उसको यूटिलाइज करें, प्लस वर्किंग डेज में एटलीस्ट 3 आवर्स की भी अगर वो टाइम निकाल लेते हैं, और 1 आवर जो ट्रांसपोर्टेशन वाला टाइम होता है, 1 आवर घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, उस वक्त वो ईयरफोन लगा ले, मेट्रो में जा रहे हैं या ऑटो में जा रहे हैं, कुछ लेक्चर्स को सुन ले, तो वो चीज अगर वो करते हैं तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो उनके पास 4 से 5 घंटे की पढ़ाई वो पर डे कर सकते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स। सो अगर 5 आवर्स पर डे की पढ़ाई है, प्लस सैटरडे संडे है, प्लस हॉलीडेज है, इस सबको अगर मिला के देखा जाए तो काफी अच्छा टाइम है वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास। तो कोविड के दौरान जहां तक मुझे याद आ रहा है और मैं बहुत अच्छे से उसको याद कर सकती हूँ कि एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, इट कैप्चर्ड लॉट ऑफ मीडिया अटेंशन, जब एक आईएएस ऑफिसर ने, उनका पुराना प्रोफेशन था डॉक्टर का, उसको अपना के बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया। वो आप थे। इस तरीके से कैसे इस वाक्या के बारे में आप बताएं। मेरा प्रोबेशन का टाइम चल रहा था, ट्रेनिंग का टाइम। सो उस वक्त हमारी जो क्लासेस थी एकेडमी में वो सस्पेंड हो गई थी। एंड और उसी वक्त मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन किया था। तो एक तो मेरे को जो पुराना हॉस्पिटल था उसमें ये था कि जब भी वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, आईसीयूज की, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे मेरे को जाना होगा। सेकंड चीज़ है कि जब मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग अटैचमेंट हुई, मतलब कोविड के बाद हम लोग को, कोविड के टाइम ही हम लोग को अटैच कर दिया गया था डिस्ट्रिक्ट के साथ, क्योंकि कोविड के टाइम पे वर्कफोर्स की ज़रूरत थी। तो जो फर्स्ट वेव थी उसमें हम लोगों ने स्वास्थ्य दूत नाम से प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें हमने पूरी सोसाइटी थी उसको हेल्थ केयर में हम लोगों ने ट्रेन किया। प्लस जो डॉक्टर्स थे, जो बेसिक एमबीबीएस डॉक्टर्स थे, उनको हम लोगों ने सिखाया कि वेंटिलेटर्स को कैसे यूज करना है। उस टाइम पे जो मेडिकल प्रोफेशन था वो काफी ज्यादा क्राइसिस में गुजर रहा था, क्योंकि काफी सारे डॉक्टर्स थे वो खुद कोविड से जूझ रहे थे और काफी सारे लोगों में डर भी था। वर्क फोर्स की काफी कमी हो गई थी, हमें एक वॉर की तरह उस जंग को लड़ना था, हमें काफी सारे सोल्जर्स क्रिएट करने थे। तो एक तरफ तो डॉक्टर्स को स्पेशलाइज करना था वेंटिलेटर्स यूज करने में, दूसरा सोसाइटी को भी हमें ट्रेन करना था। सोसाइटी लेवल पे हमने स्वास्थ्य दूत नाम से वॉलंटियर्स को ट्रेन किया। हमारे करीब 20,000 के अराउंड हमने पब्लिक में से स्वास्थ्य दूत निकाले, जो कि घर पे कोविड के पेशेंट्स को मॉनिटर करते थे, उनके वाइटल्स लेते थे, उनको मेडिसिन देते थे, और टेली कंसल्टेशन के थ्रू वो जो ट्रेन डॉक्टर्स थे उनके साथ कॉन्टिन्यूस टच में थे।
इससे ये फायदा हुआ कि जो एक पैनिक वाला माहौल जो स्टार्टिंग में बना था वो काफी हद तक कंट्रोल हो पाया है, क्योंकि पेशेंट्स को हम घर पे ही उनकी सेफ्टी के साथ हम उनको घर पे रख सकते थे विद ऑल प्रिकॉशंस। और जो हॉस्पिटल में अननेसेसरली जो बेड ऑक्यूपाई होते थे वो ऑक्यूपाई होना कम हो गए, क्योंकि घर पे ही पेशेंट जो था, जो एवरेज मॉडरेट कंडीशन में पेशेंट था, उसको हम घर पे मैनेज कर रहे थे। जो सिर्फ सिक पेशेंट थे जिनको एक्चुअल में जरूरत थी इलाज की, उन्हीं को हम हॉस्पिटल में भेज रहे थे। तो इनफैक्ट ये भी हुआ कि जो स्वास्थ्य दूत वाला जो हमारा इनिशिएटिव था हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस न्यू दिल्ली का, वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। बिल्कुल सर, एंड दिस इज अ शेयर एग्जांपल कि अगर आप डॉक्टर हैं और आईएएस ऑफिसर हैं तो किस तरीके से बैलेंस आप बना सकते हैं। और अभी तक एज एन आईएएस ऑफिसर, अभी तक जितनी भी जर्नी रहा है, कोई ऐसा वाक्य जो आप हमेशा याद रखेंगे? देखिए, जो एक सिविल सर्वेंट होता है उसका जो एक मोटिव होता है वो सोसाइटी में काम करने का मोटिव होता है। और जो काम करता है उससे जो उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है, जो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, वो उसको सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो जब हमने कोविड के टाइम पे काफी हद तक काम किया, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी मोनिका प्रियदर्शनी मैडम, उनकी गाइडेंस पे जो हम काम करते थे, तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता था। और जो हमारा जज्बा था कि सोसाइटी लेवल पे चेंजेस लाने हैं कोविड के टाइम पे, तो उसमें एक प्रोजेक्ट निकल के आया, मनोरत्ना का प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोग पॉजिटिविटी के ऊपर काम करते थे। हमारी डिस्ट्रिक्ट भी पॉजिटिविटी के ऊपर काम करती थी। लॉकडाउन के टाइम पे लोग घर के अंदर रहते थे, काफी डिप्रेशन में चले गए थे। और उसमें जो हमारी हेल्पलाइंस थी उस पर भी इस तरह के कॉल्स आते थे। तो उस वक्त हमारी जो टीम थी सोसाइटी के बीच जाती थी और सोसाइटी के लिए क्लैप करती थी कि यू आर द एक्चुअल वॉरियर्स, जो घर पे रह के कोविड को कंट्रोल करने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो वो जो पॉजिटिविटी स्प्रेड हुई मनोरत्ना कैंपेन के थ्रू, वो हमें काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगी। जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने बनाया डायरेक्टली, हमारी जो डीएम थी उनके थ्रू सारे मैसेजेस जो थे वो सोसाइटी लेवल पे हम लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते थे। और इनफैक्ट जो पढ़ाई हमने करी थी सिटीजन और गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन के बारे में हम पढ़ते थे, उन चीजों को रियली इम्प्लीमेंट होते हुए देखना ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोबेशन, तो वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग था मेरे लिए। और इनफैक्ट वो जो लर्निंग थी, जो कोविड के टाइम पे लर्निंग हुई, जो प्रोबेशन के टाइम पे लर्निंग हुई, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में जो ट्रेनिंग के टाइम पे हमारी लर्निंग हुई, वही लर्निंग मेरे को लगता है कि अभी जो प्रेजेंटली मैं काम कर रहा हूँ उसमें काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। बहुत समय तो नहीं हुआ है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन के साथ आप सिविल सर्विस में आए थे और अभी ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में है, क्या वो हार्मनी में है? यस, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है। इनफैक्ट जब आप छोटी सी चीज करते हैं उसका रिजल्ट आता है, तो आपका मन करता है कुछ और चीजें करी जाए। तो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने काफी सारे प्रोजेक्ट्स करे, स्वास्थ्य दूत किया, मनोरत्ना किया, हसगुल्ला क्लब हमने किया सीनियर सिटीजन्स के लिए, देन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड तक हम लोग चले गए। तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन मिला था, तो वो मेरे में एक जज्बा, यहाँ पे अंडमान में जब मेरी पोस्टिंग है, तो वही चीज मेरा यहाँ पे करने को मन करता है कि यहाँ पे काफी लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, काफी सारी एनजीओ हैं, काफी सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको हम, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप करते हैं अपने न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, उनसे हम लिंक करना चालू करेंगे। तो जो आपका जो इनिशियल अचीवमेंट है वो आपको एक लेडर ऊपर ही पहुंचा रही है, और आपकी जो एक्सपेक्टेशन अपने आप से है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे जो रूरल लेवल पे जो हम चेंजेस लेके आएंगे वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग होंगे। एंड ड्यूरिंग द टाइम्स टू कम यू विल सी कि जिस एरिया में हम पोस्टेड हैं उसमें कुछ सेटिस्फाइंग काम हम लोग कर पाए। Absolutely, sir. We are looking forward to that. The author of book Quantum Jumps, it is considered as one-stop solution for your general studies, paper 4, ethics, integrity. Uh, you're the one of the best person to mentor people for ethics paper. बस आप बताएं तरीके से अप्रोच होनी चाहिए पेपर 4 की। जी, एथिक्स में बेसिकली ये है कि हम लोग क्या करते हैं, रट्टाफिकेशन करने लगते हैं कि एथिक्स की वोकेबलरी हम लोग स्टडी करने लगते हैं और उसको एज इट इज वर्बटिम में उसको चेप आते हैं वहां पे जैसे ही क्वेश्चन आया। तो एक्चुअली एथिक्स को आपको फील करना है। अगर सिंपैथी एम्पैथी की डेफिनेशन है तो उसको आप फील करिए, बेसिकली सिंपैथी क्या होती है। अगर उसको आप फील करेंगे और अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे
तब आपको एथिक्स में कोई फेल नहीं कर सकता है, कोई आपको कम मार्क्स नहीं दे सकता है। सो एथिक्स के पेपर को आप फील करिए। हाँ, आप डेफिनेशंस को पढ़िए जरूर, लेकिन जब आप डेफिनेशंस को लिखेंगे तो अपनी लैंग्वेज में लिखिए, आपका मन क्या कहता है, क्या चीज आपको समझ में आती है उससे, उस चीज को लिखिए। क्योंकि आपने देखा होगा यूपीएससी के एग्जाम्स में ये चीज पूछी जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म। तो वो ये जानना चाहते हैं कि अगर इंटीग्रिटी है तो आप उससे क्या समझते हैं। वो ये नहीं जानना चाहते कि वो इंटीग्रिटी की डेफिनेशन क्या है। दे वांट टू नो कि इंटीग्रिटी से आप क्या समझते हैं। तो जब तक आप उस चीज को फील नहीं करेंगे तब तक आप उसको लिख नहीं सकते। और एग्जामिनर जानता है कि वो आपके अंदर क्या वो छुपा हुआ है, क्या आपके टैलेंट है, क्या आपकी वाकई में इंटीग्रिटी है, उसको वो जांचना चाहता है। तो आप जो टर्म्स है उसको दिल से समझिए, उसके एग्जाम्पल्स को लिंक करिए, प्रेजेंट डे के एग्जाम्पल्स जो ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स ने किया, जो हमारे पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने आजादी की जंग में कितनी सारी चीजें की। वर्ल्ड में हमारे पास काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, काफी सारे हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अच्छा काम कर रही हैं। तो इन सब चीजों को आप सीखिए, उनसे आप एथिक्स में सीखिए कि क्या चीजें हो सकती हैं। क्योंकि ये जो आपकी लर्निंग होगी, वो आप तो जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, चाहे आप रेलवे में जाएं, चाहे पोस्टल सर्विस में जाएं, चाहे आप रेवेन्यू में जाएं, तो वो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो यू शुड नॉट जस्ट थिंक अबाउट अबाउट कि आपने एथिक्स का एग्जाम ही बस क्रैक करना है। आपको लाइफ लॉन्ग जर्नी के लिए एथिक्स वाला पेपर काम आने वाला है। सो एथिक्स के लिए मैं ये कहूंगा, पहली बात डेफिनेशन को दिल से समझिए, एग्जाम्पल्स को रेडी रखिए, उसके डायग्राम्स बनाने की कोशिश करिए। कुछ डायग्राम्स मैंने बुक में बनाए हैं, कुछ आप भी उसको इनोवेट करिए। वो एक स्टैंडर्ड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको अपने डायग्राम्स बनाने हैं। तो जस्ट उसको मत बना के आइए, अपने न्यू डायग्राम्स इनोवेट करिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको उस न्यू डायग्राम के ऊपर मार्क्स देगा। कोटेशंस को अपने जहन में बजाएं। गांधी जी की कोई कोटेशन है या फिर अब्दुल कलाम जी की कोई कोटेशन है, उसको फील करिए, उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल को देखिए और उसको एग्जाम में लिख के आइए। जजमेंट्स हैं, जजमेंट्स से क्या एथिक्स से लिंक्ड है। एनवायरनमेंट के ऊपर कोई जजमेंट आती है तो वो उसको एथिक्स से लिंक करिए। तो अगर आप इस तरह से लिंकेज करके अगर आप सीखेंगे तो वो एथिक्स वाला पोर्शन आप एसए में भी डाल के आएंगे, एथिक्स वाला पोर्शन आप जीएस में भी डाल के आएंगे, और एथिक्स वाला पोर्शन आप एथिक्स का जो पेपर 4 है उसमें भी डालेंगे। एंड इनफैक्ट जो आपको ऑप्शनल होगा उसमें भी आप एथिक्स के चीजों को लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर तैयारी करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। स्टडीज को किस तरीके से अप्रोच करना होता है? केस स्टडीज को दो तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसमें आखिर वो एथिकल वैल्यूज क्या पूछ रहे हैं। अगर आपने एथिक्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको बेसिक एथिकल वैल्यूज पता होंगी। तो उन एथिकल वैल्यूज को आप एक जगह पे लिख लीजिए और उसके इर्द गिर्द घूमते हुए आपको आंसर लिखना है। आपकी जो वोकेबलरी यूज होनी चाहिए वो एथिकल वोकेबलरी आपके आंसर में यूज होनी चाहिए। और डिपेंडिंग ऑन कि हर साल में केस स्टडीज के नंबर अगर चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम अलॉट करना है। आप फ्लो चार्ट्स को भी यूज कर सकते हैं केस स्टडी को सॉल्व करने में। आप केस स्टडीज में डायग्राम्स भी यूज कर सकते हैं। आप कोटेशंस को यूज करिए, जजमेंट्स को यूज करिए। और एक चीज से आपको बचना है कि आप केस स्टडीज को फिलोसफिकल मत सोचिए, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि भाई एथिक्स का पेपर तो फिलोसफी वाला पेपर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एथिक्स का पेपर बिल्कुल जनरल स्टडीज वाला पेपर है। वो नहीं चाहते कि आप बहुत बड़े बड़े आप सिद्धांतों के बारे में बात करें कि गौतम बुद्धा ने ये कहा था, जैन ने ये कहा था। है, आपको उनसे सीखना जरूर है, लेकिन आपको उसको प्रैक्टिकल वे में लिखना है। क्योंकि आप फिलॉसफी से आप सीख सकते हैं, लेकिन फिलॉसफी को प्रैक्टिकल वे में जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आपके डिसीजन एथिकल होंगे। तो इस तरह से आप अप्रोच करेंगे तो बेटर रहेंगे आपके आंसर्स। टाइम मैनेजमेंट करिए। पेपर 4 का जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है उसको इक्वल वेटेज दीजिए। क्योंकि पहले कई बार ऐसा ट्रेंड हुआ था कि लोग केस स्टडीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे और फर्स्ट पार्ट को नेग्लेक्ट करते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको फर्स्ट पार्ट में भी अच्छे मार्क्स अगर आते हैं, केस स्टडीज में कम आते हैं, तब भी आपकी स्कोरिंग अच्छी हो सकती है। सो दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें शेयर करने के लिए अपनी जर्नी से रिलेटेड और यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड। हम सेशन के एंड में हैं, आप कुछ फाइनल टिप सजेशन सभी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? फाइनल टिप में मैं ये कहना चाहूंगा कि पढ़ाई आप कम करिए, क्वालिटी स्टडी करिए। जितनी भी आप पढ़ाई करते हैं उसको रिवाइज करिए, री रिवाइज करिए। सेम डे रिवीजन करिए, वीकली बेसिस पे रिवीजन करिए, मंथली बेसिस पे रिवीजन करिए। जब भी आप नोट्स बना रहे हैं
तो कीवर्ड्स फॉर्म में नोट्स को बनाइए, कलर्ड पेन को यूज करिए नोट्स बनाने के लिए। तो अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपको लगेगा कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो एक छोटी सी बुकलेट में समा जाएगी और उसमें कंटेंट बहुत होगा। और जब आप फाइनल एग्जाम आपका आएगा तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उस पर रिवाइज करने में, और आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है कि रिवीजन आपका टाइमली हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, और तब अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू सो मच सर, एंड वेरी वैल्यूएबल टिप्स कि आप पढ़िए, क्वालिटेटिव पढ़िए और रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। Thank you so much, sir, and the entire team wishes you good health, good luck. Keep guiding, keep mentoring a lot of people, and keep inspiring. Thank you.